अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। वैसे अब नया दिन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। हाँ। इवन 1 या 2 दिन पहले तो जब मैं उठा और 7 बजे का वक्त था गालिबन, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत देर हो गई है, बिकॉज बहुत तेज धूप आ रही थी खिड़की से अंदर। अपने अलार्म 3-4 लगा के सो करें अगर आप सूरज की रोशनी पर रिलाय करते हैं, अदरवाइज आप फिर लेट हो जाते हैं। लेकिन दिन जल्दी शुरू हो जाता है। खैर जी, आज का प्रोग्राम भी भरपूर है। सबसे पहले इनफैक्ट प्रोग्राम में तो बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन सबसे पहले रात को लेट नाइट एक खबर आई, इनफैक्ट ISPR की एक ट्वीट आई और उस ट्वीट में ये बताया गया कि हमारे अफसरान और फौजी 6 मजमूई तौर पर, जिसमें गालिबन 3 अफसरान और 3 एहलकार शामिल हैं हमारे, वो कॉन्गो के अंदर UN अमन मिशन के ऊपर अपनी ऑफिशियल जिम्मेदारियां निभाते हुए पूमा हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से उनकी शहादत हो गई। बहुत ही अफसोसनाक की खबर है। ये हमारी धरती के बेटे, हमारे अफसरान, हमारे फौजी, और चाहे जिस भी कैपेसिटी में कहीं भी पाकिस्तान के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। हम इन तमाम ख़ानदानों से इज़हार यकजहती भी करते हैं और इनके दर्जात की बुलंदी की दुआ भी करते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में। और इसके साथ साथ हम अगर बात करें तो अपने शाहीनों की भी बात करना बहुत ज़रूरी है, जो कि कल उड़े, लेकिन मुझे लगता है इस पर भी बात करेंगे। अगला मैच होना है, लेकिन पहला मैच हम हार गए हैं, 88 रन से हार गए हैं। हमारी बैटिंग के ऊपर बहुत सीरियस सवालिया निशानात हैं। क्या हम 50 ओवर्स की टीम हैं? अभी तो इसका जवाब है नहीं, हम नहीं खेल सकते। इस पर हम बात करेंगे। खैर, आज आगे बढ़ेंगे और भी प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं एक्सप्रेसो हेडलाइंस। तहरीक अदम एतमाद के आखिरी ओवर का खेल, नंबर गेम के लिए सख्त मुकाबला जारी। हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों के लिए MQM हॉट फेवरेट। नून लीग और मुत्तहिदा में मामला तय पाने के दावे। पंजाब में परवेज इलाही नामंजूर। ऑपोजिशन ने काफ लीग पर धोखाधड़ी के इल्जामात लगा दिए। पंजाब में वजीर आला वो बनेगा जिसे ऑपोजिशन नामजद करेगी। आसिफ जरदारी ने बड़ा दावा कर दिया। धमकी आमेज खत पर नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। हुकूमत ने नवाज शरीफ पर बैरूनी साजिश में बराह रास्त मुलव्वस होने का इल्जाम लगा दिया। मुस्लिम लीग नून ने लेटर गेट को आवाम, पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश करने का मुतालिबा कर दिया। माइंड मैटर्स में बात होगी जमशेद इकबाल की किताब फिक्री रवायात पर। और सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी अल्लामा इकबाल टाउन के मशहूर चपली कबाब। जी जनाब, एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर ही है। और बिल्कुल चाय पी रहे हो, चाय की चुस्की लेते हुए आप थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कुछ खास अच्छी हौसला अफजा हुकूमत के लिए नहीं है। खैर, तहरीक अदम एतमाद का मामला है। जो लोग मेरी तरह रात को जाग रहे थे उनको तो पता है कि रात को क्या हुआ। जो नहीं जाग रहे थे उनको बताने के लिए हम सुबह आए हैं। मुझे भी पता है, आपको भी पता है। चला, ये नहीं जाग रही थी फिर भी इनको पता है। खैर, हतमी मरहले में दाखिल हो गया जी मामला। और आपको इस हवाले से बताएं, नंबर गेम पर इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन एक नेल बाइटर चल रहा है इस वक्त। और ऐसा कभी हुकूमत आगे है, कभी अपोजिशन आगे है। इससे जुड़े एक इंतहाई हसास मामले की हम बात करते हैं। 27 मार्च के जलसे में वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की फंडिंग से मुताल्लिक हुकूमत गिराने की साजिश और एक धमकी आमेज खत लहराया था। अब ये मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जो गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर असद उमर साहब हैं, उन्होंने और फवाद चौधरी साहब ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। इस जो मरासले के मंदरजात थे वो मीडिया के सामने रखे और कुछ तहलका खेज इंकशाफात किए उन्होंने। तकरीर के अंदर जी वज़ीर आज़म ने जिक्र किया था एक मुरासले का, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उससे जाहिर है, साफ नज़र आता है कि कोई बैनुल-अक़वामी बैरूनी हाथ भी शामिल हैं। ये जो अदम एतमाद की तहरीक हो रही है, उसमें 2 टोक अल्फाज के अंदर ये भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं, तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। अब इसके अंदर किरदार कौन कौन है, उसमें एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है, और वो नवाज शरीफ है। जो PDM की सीनियर लीडरशिप है वो भी
जाहिर है इस बात से ला इल्म नहीं है। मैं इसीलिए उस वक्त सबको कह रहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, क्योंकि इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का एक स्टूट बन जाते हैं, वो उनके अलाकार बन जाते हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि वजीर आजम ने कहा है कि अगर लोगों की इससे तसल्ली हो सकती है और लोगों को इस बात पर यकीन आ सकता है कि वो मुरासला रख दिया जाए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ये भी वो। इसके जवाब में लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी से मुतालिक हुकूमत के सामने भी कई मुतालबात रख दिए। धमकी वज़ीर आज़म को नहीं आती, मुल्क को आती है। तो हमारी ये डिमांड है कि ये जो खत है इसको फौरी तौर पर कल पार्लियामान का इजलास बुलाया जाए और उसके सामने ये खत रखा जाए कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें जुर्रत हुई कि पाकिस्तान को धमकी दे सके। तो कल पार्लियामान के इजलास में वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाएं और पार्लियामान के मेंबरान को बताएं हम सब इस मामले में उनके साथ हैं। और हमारी ये डिमांड है कि उस मुल्क के सफीर को फौरी तौर पर उस मुल्क से आप सफारती ताल्लुकात तोड़कर उसके सफीर को कहा तो ये जा रहा है कि ये धमकी आमेज खत आगे चलकर पीटीआई की हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। तहरीक अदम एतमाद का मामला भी कुछ इसी से मुंसलिक है और 3 अप्रैल को वजीर आजम के खिलाफ वोटिंग भी होने जा रही है। इससे पहले हम देखें तो जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पर था, लेकिन रात गए मुत्तहिदा अपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान मामला तय पा गए, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने बज़ाहिर कौमी असम्बली में अक्सरियत खो दी है। बज़ाहिर की हम बात करें, हुकूमत के कौमी असम्बली में नंबर 172 से कम होकर 165 हो गए हैं, जबकि शाहज़ैन बुगटी के बाद असलम वतानी साहब ने भी हुकूमत को खैराबाद कह दिया है और अपोजिशन में शमूलियत इख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी साहब ने काफ लीग पर धोखा देने का इल्ज़ाम लगाते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने क्या कहा, सुन लेते हैं। काफ़ी एहतियात थे, आ गए थे, फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई। ये तो उनसे पूछा जाए कि वो रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। ये हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास है। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी। ये तो हमारी सालगिरह पे हमारे दोस्तों वाला किस्सा हो गया ना, रात को 12 बजे मुबारक देने आते हैं फिर कहीं और चले जाते हैं। दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। इस वक्त हुकूमत यकीनी तौर पे हॉट वाटर्स के अंदर है। हमारे साथ वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब और वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। अली भाई, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी मुश्किल सुबह हैं ये आपके लिए बतौर वजीर भी और बतौर सपोर्टर टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। अल्लामा रहमतुल्लाह का शेर है कि पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। ये वजारतें और ये गाड़ियां और ये झंडे हमारे आशियाने नहीं है, ये एक मोर्चा है जिधर बैठ के हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ते हैं। ये जिस तरह का एक माहौल है, वापस से हमारा खून इन्होंने गरमा दिया है और मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि इन्होंने सोए हुए शेर इन्हें इमरान खान को जगाया है। महंगाई तक ही महदूद रखते तो इमरान खान भी आराम से 25 ओवर का खेल खेलते, लेकिन इमरान खान टेस्ट मैच का खिलाड़ी है, बेस्ट ऑलराउंडर है और कप्तान अपनी बेहतरीन इनिंग्स खेल रहा है। और ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आखिरी जीत हक की है। लेकिन ये जो 27 मार्च का जलसा हुआ है उसके बाद ये सिलसिला कहीं और चल पड़ा है। जो इमरान खान साहब ने वो मरासला शेयर किया है, अब ये टिपिकल हुकूमत वर्सेस अपोजिशन सियासी मुकाबले से ज्यादा एक इंटरनेशनल साजिश का रंग इख्तियार करता हुआ जा रहा है कि एक मुरासला हमें मिलता है और मुरासले के अगले रोज अदम एतमाद आ जाती है और मुरासले में भी अदम एतमाद का ही जिक्र है, उसमें ये बात है। और भाई ये मत भूलिए कि मैं वो शेयर कर रहा हूँ जो ऑलरेडी पीएम साहब और असद उमर साहब शेयर कर चुके हैं, उससे एक्स्ट्रा मैं एक बात भी नहीं करूंगा कि अगर वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब वो रहते हैं तो उसके बड़े खतरनाक कंसिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान को। तो अब इसमें 2-3 सवाल हैं। नंबर 1,
क्या इमरान खान साहब की, और ये भी मैं कहना चाहूंगा किसी मुल्क का नाम भी नहीं लूंगा और आपको किसी को भी नहीं लेना चाहिए। अब सवाल नंबर 1 ये है कि क्या इमरान खान साहब की किसी मुल्क से या किसी ममालिक से या कुछ लोगों से जाती दुश्मनी है? कोई नहीं। तो क्या इमरान खान साहब कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे उनको तकलीफ पहुंची? हाँ। क्या कर रहे थे इमरान खान साहब? आजाद खारजा पॉलिसी। इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब इस्लामोफोबिया पे खड़ा होना, इमरान खान साहब जो है हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुनिया में खड़े होना, इमरान खान साहब जो है 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन डिक्लेयर कराना, इमरान खान साहब रूस का एक जो है आजाद दौरा मुश्किल सूरत हाल में, इमरान खान साहब जो है 2 महीने के अंदर 2 OIC की कॉन्फ्रेंसेस करना, इस्लामिक ब्लॉक की बात करना, ऐसी बहुत सी बातें। तो अगर मुल्क के मफादात, पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अब इमरान खान साहब के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, तो अब मुझे आप ये बताएं कि क्या हर पाकिस्तानी को इमरान खान साहब की नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, जो शाहिद खान साहब ने बात की है, आम आदमी कोई बात करे, मैं करूं, आप करें, तो वो एक अलग बात है, लेकिन एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को ये बात करना कि जिस मुल्क का भी है उससे सफारती ताल्लुकात खत्म कर दें, ये कितनी बचकाना बात है। ये कहना कि इसको सबसे शेयर कर दे, कितनी बचकाना बात है। इमरान खान साहब ने खुद ये फरमाया उस दिन कि कोई भी अगर जानना चाहता है तो ऑफ द रिकॉर्ड आके उसको देख सकता है। एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान तो खुद वजीर आजम रहे हैं। इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कल इमरान खान साहब ने ये बात की है, ये कहते हुए, चूंकि वो खत के मदरजात से हवाले से नहीं है, तो कहते हुए कोई आर मैं महसूस नहीं करता कि इमरान खान साहब ने हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ एक मीटिंग में ये बात की कि मैं अगर चाहूं तो इसको सारे को पब्लिक करके अपोजिशन की तहरीक एक दिन में उड़ा के रख दें और बिल्कुल अपोजिशन जमीन बोस हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि इससे फिर मुल्क की मफादात को नुकसान पहुंचेगा अगर उसमें कुछ और मजीद तफसीलात सामने आती हैं। इसमें अली मोहम्मद खान साहब सवाल इसमें ये पैदा होता है, अगर तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन लेके आ रही है तो वो एक आईनी काम कर रही है, आइन उनको इजाजत देता है, इसमें आपको साजिश की बू क्यों आ रही है? नंबर 1। नंबर 2, अब तक अपोजिशन का नंबर्स के हवाले से जो दावा है वो आपके अरकान के हवाले से तो है ही नहीं, वो तो आपके एलाइज को लेकर अपना इत्तेहाद पूरा कर चुके हैं और उसके साथ वो सामने आ रहे हैं। या तो हम ये कहते कि एक तख्ता उलटने की कोशिश की गई है, फिर साजिश के ताने बाने मिलते और अभी तक चूंकि वोटिंग नहीं हुई तो जो आपके मुनहरिफ अरकान है वो भी अभी तक खुल के सामने नहीं आए, तो फिर इसको एक साजिश का रंग और खास तौर पर अपोजिशन के साथ रिलेट कैसे किया जा सकता है? माजी में हमेशा इमरान भाई ऐसा होता रहा, आप भी तारीख की किताबें पढ़ते रहे होंगे, मैं भी पढ़ता रहा हूं कि एक बहुत बड़ा सानिहा हो जाता है, फिर किसी बंदे का रिटायरमेंट के बाद, ये हमारे वैसे जमीर सब लोगों की या पैसे देख के या रिटायरमेंट के बाद ही बड़े जागते हैं। हिम्मत किसी में नहीं है कि जब ओहदे पे बैठा है और या सामने अरबों की करोड़ों की ऑफर है और वो कहे कि मेरा जमीर जाग गया। ये जमीर बेचारा जागने आ जाता है बड़े नामुनासिब वक्त पे, कुछ दुनियावी चीजों को देख के या जब दुनिया से जाने का वक्त हो। तो हमने बड़ी किताबों में देखा कि जनाब भुट्टो साहब के साथ तो ये हो, अच्छा ये हो गया था, फिर हम सब जो है हाथ मलते रहते हैं। अच्छा जनाब लियाकत अली खान साहब के साथ तो ये हो, अच्छा ये हो गया था। ये पहला मौका है कि इमरान खान साहब जो है वो मौके से पहले उसने कौम को खबरदार किया कि जनाब गेम सारी ये है, ये अचानक सारे जो एक दूसरे को गिरबानों में हाथ डाले हुए थे, पीडीएम क्या पीपल्स पार्टी से नहीं लगती और आपस में अचानक सारे एक डुगडुगी पे इकट्ठे हो गए। लेकिन ये जो मरासला आया है तो इसके बाद तो कोई शक ही नहीं रह गया कि इसके ताने बाने बाहर मिलते हैं। तो ये जरूर अपोजिशन के अरकान और जो कोई मुनहरिफ है या कोई सियासी वर्कर है उसको सोचना चाहिए कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ये ऑर्गेनिक है, ये इंडिजिनस है, ये मुल्क के अंदर से ये तरीक चली है या इसके ताने बाने बाहर हैं। अगर बाहर हैं तो ये तो मुल्क के खिलाफ साजिश है, उसका हिस्सा कोई कैसे बन सकता है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हम बात तो कर रहे हैं, इसकी कामयाबी नाकामी का निसार ओवरऑल हमें पता है कि नंबर गेम पर है। MQM पाकिस्तान मुत्तहिदा अपोजिशन रात गए जो मामला तय पा गए, अब आपके लिए सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल भी है, चैलेंजिंग भी है। आपको लगता है कि PTI के दोबारा इत्तेहाद हो पाएगा, MQM को मना पाएगी, या ओवरऑल अब आप लोग इस चीज पे इतना ज्यादा नहीं कर रहे क्योंकि अब जिस तरह से रात को ऐलान हुआ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल तो नजर आ रही हैं बज़ाहिर हुकूमत। और रात को फैसल जावेद तो बाकायदा ये कहते ना आवाजें दे रहे थे कि सुनो अभी मत जाना, इस तरह की सूरत हाल लग रही थी। नहीं ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह बेहतर होगा और MQM हुकूमत के साथ ही रहेगी। हुकूमत की मजबूत एलाई रही है और उनके जितने भी मुतालबात हैं, जायज बातें जितनी भी हैं वो उनको एड्रेस किया जा रहा है, तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है।
अच्छा, मतलब उसी टाइप का सरप्राइज इमरान खान साहब एक मुलाकात बनी गाला में करेंगे और जब एमकेएम वाले बाहर निकलेंगे तो उनके ख्यालात और होंगे, कुछ ऐसा कह रहे हैं आप? मुस्कुरा रहे हैं अली भाई, अब देख लें कि कोई खास बात है लगता है। नहीं, इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो हैं वही इंशाल्लाह इस मैदान की भी जो है वो मर्द बहरान साबित होंगे। एमक्यूएम जो है वो अपोजिशन के साथ इंशाल्लाह रहेगी, हुकूमत के साथ रहेगी, अपोजिशन से दूर दूर रहेगी, क्योंकि एमक्यूएम का तजर्बा पीपल्स पार्टी के साथ माजी में कोई अच्छा नहीं रहा। बार बार इन एलाइज में रहे हैं और बार बार इनके तजर्बे नाकाम होते रहे हैं। पीटीआई के साथ इनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, कुछ चीजों में कमी बेशी हुई होगी लेकिन कोई मेजर फ्लॉ नहीं आया। सब लोग एक अच्छे टीम वर्क के साथ काम करते रहे हैं, चाहे वो फरोग नसीम साहब हो, चाहे अमीनुल हक साहब हो जो आईटी के मिनिस्टर हैं, चाहे जो है उनके साथ हमारी और अंडरस्टैंडिंग हो। तो इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि जब वोटिंग का दिन होगा तो अपोजिशन जो है एक बार फिर उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। अच्छा, इस बात का कभी इम्कान मौजूद है, जो कि अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन कभी इम्कान मौजूद है जब भी अपोजिशन, चूंकि माजी में ये हुआ है तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, हालांकि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, जब भी अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ किसी मास पे नाकाम हुई है तो उन्होंने क्रेडिट भी आपको नहीं दिया, इल्ज़ाम भी आप पे नहीं लगाया, क्रेडिट भी उन्होंने किसी और कुव्वत को दिया और इल्ज़ाम भी किसी और कुव्वत पे लगाया कि जी आपको बैक किया जा रहा है, हुकूमत को चलाया जा रहा है। ये माजी में होता रहा, आपको याद होगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, सेनेट के अंदर इंतखाबात हो, यूसुफ रजा गिलानी वाला इंतखाब हो, कुछ भी मामला हो। तो अभी खुदा न खास्ता या अपोजिशन के हक में जैसी भी सूरत हाल है आपके हवाले से, खुदा न खास्ता, और अपोजिशन के लिए तो ओबियसली इट बी गेम चेंजर, अगर सूरत हाल ऐसी होती है कि वाकई मामला हुकूमत के हक में, आपके हक में रहता है और अपोजिशन के हक में नहीं जाता, तो आपको लगता है कि दोबारा यही बयानिया क्या अपोजिशन बना पाएगी? इसके लिए आपकी क्या थॉट है? क्या ऐसा चल रहा है आपके जहन में कि दोबारा उसी बयानियों को फरोग दिया जा सकता है कि जी इन्होंने खुद तो नहीं किया, किसी ने करवा दिया इनके लिए? नहीं, इनका तो एक घिसा पिटा बयानिया था, जिस बयानी को वो सरे बाजार नीलाम कर चुके। जब सिंध हाउस में उन्होंने मेला मवेशियां लगाया, और बकर ईद तो अभी बड़ी दूर है, अभी तो छोटी ईद नहीं आई, लेकिन बकर ईद से पहले उन्होंने बकर मंडी लगाई और एक शर्मसार किया पाकिस्तान की सियासत को कि एक रियासती इदारा या रियासती जगह जो सिंध हाउस है, सिंध हाउस को यूज किया वफाक पे हमला करने के लिए, और हमारे जो मेंबरान को वहां इकट्ठा किया गया। तो ये जमीर साहब जो हैं, ये जमीर साहब अचानक जाग जाते हैं, ये जमीर साहब जाग गए अचानक, और फिर बॉसों की जमीर जो है वापस दोबारा भी जाग गए, अल्लाह की करम से बहुत से वापस भी आ गए हैं। तो ये जो इन्होंने किया है, अब मुझे बताएं, वोट को इज्जत दो, क्या ये सिखाता है? क्या ये वोट को इज्जत दो है? तो वोट को इज्जत दो तो ये खुद दफन कर चुके हैं। अब तो सिर्फ इनका मैं ये कहूंगा कि मैं दोबारा ये कहूंगा, बगैर जोरी तौर पे रियासती इदारों को, हमारी पाक फौज को सियासत में ये लोग ना घसीटें, हम लोग भी एहतियात करें, अपनी अपनी लड़ाई लड़ें, सियासी जो भी लड़ाई है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो सियासी लड़ाई से बढ़ के अब बैनुल अक़वामी साजिश का रंग इख्तियार कर चुकी है। इन हालात में मैं समझता हूँ किसी भी जिम्मेदार पाकिस्तानी की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले ये डिमांड करें अपनी लीडरशिप से कि आप हमारी तसल्ली करें, कि आप एक बार फिर कहीं बैनुल अक़वामी साजिश का शिकार तो हम लोग नहीं हो रहे। ये पाकिस्तान में हमेशा ये ड्रामे होते हैं। ये जिस डॉक्यूमेंट को आप बड़ा कॉन्फिडेंशियल कह रहे हैं, इस पे पाकिस्तान के 2-3 बड़े सहाफी वो तो ये दावा कर रहे हैं कि ये जी तो हमारे पास भी है, इसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं है, और ये एक फॉर्मर जो डिप्लोमेट है उनकी तरफ से है, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये तो कोई कॉन्फिडेंशियल, उनके बकौल ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है ही नहीं, इट वाज जस्ट अ गिमिक लोगों को एंगेज रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। आप इस पे क्या कहेंगे? बड़ा साफी तो वो होगा जिसको कौम और अवाम बड़ा कहे ना। अब मैं बैठ के ट्विटर पे बड़े फॉलोअर्स हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग देम बड़ा साफी। हाँ, भी मुझे सीनियर सियासतदान कहते हैं, मैं भी सोचता हूँ यार बस मेरे ख्याल में आखिरी उम्र मेरी आ गई है सीनियर बन गया। तो ये देखिए, ये जो बड़े मड़े जो अपने आप को कहते हैं, बड़ा बड़ा कोई नहीं है, सारे जो है इधर उधर उनके टांके पेटा है। लेकिन कल मुझे एक चीज की, ये जो उनके पास वैसे मरासला है, खाता ये वो नहीं है, तो ये आप खातिर जमा रखें। लेकिन एक मुझे कल बड़ा दुख हुआ, हमारा एक खुद साख्ता एक अपने आप को बड़ा वो कहता है सहाफी, और ये नजम सेठी साहब, ये हिंदुस्तानी चैनल पर बैठ के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ जो जहर फशानी कर रहा है। यार आप अपने तज्जिए इधर तक महदूद रखें, हमें पता है आपकी चिड़िया किधर से दाना खाती है, लेकिन हिंदुस्तानी चैनल पर बैठ के अपने वज़ीर आज़म की इस तरह से आप हरदा सराई करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती कि आपने कभी हिंदुस्तानी किसी साथी को देखा है कि पाकिस्तानी चैनल पर बैठ के नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह हरदा सराई करे? और भाई जब आप उधर बैठते हो फिर आप इमरान खान की नहीं, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ बात कर रहे हो। अपनी चिड़िया को जरा थोड़ा सा दाना पाकिस्तानी खिलाओ, मेहरबानी करो।
I've watched that interview. He's been very blunt about certain things. And that's unfortunate. ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि जी ऑपोजिशन जो परवेज इलाही साहब को नामजद किया गया है, ऑपोजिशन की जानिब से जो नामजद किया जाएगा वो ही वजीर आला होगा, परवेज इलाही साहब वजीर आला नहीं होंगे। दूसरी जानिब अगर हम तारिक बशीर चीमा साहब की बात करें, उन्होंने भी वजीर आजम के खिलाफ जो वोट देने का ऐलान कर दिया है। आपको लगता है, और ओवरऑल वैसे भी ये दोनों सिचुएशंस में तहरीक अदम एतमाद का मामला हो या वजीर आला का मामला हो, वसीम अकरम प्लस की कुर्बानी तो दी गई है। अब वो आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं हमने नहीं वजीर आला बनने देना उन्हें। जब वो बात कर रहे थे, आपने बिलावल साहब का चेहरा देखा है? बड़ा उतरा हुआ था। कोई जरदारी साहब को ऑफिस की टिकट करा दे भाई, क्योंकि अब तो उनकी कहानी बंद है। अब तो पंडोरा बॉक्स बंद होने जा रहा है इंशाल्लाह। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अली भाई। आज 4 बजे जरदारी साहब आपको खरामा सिंध वापस जाते हुए कुछ चंद ही दिनों में नजर आएंगे, दूर तक फिर नजर ही नहीं आएंगे। जरदारी साहब ने जो नून लीग के साथ करना था, एक बार फिर वो हाथ कर गए। नहीं, लेकिन इसमें कुछ सरप्राइज वाली तो अब बात ही नहीं है ना। अगर आज 4 बजे उन्होंने ऐलान किया हुआ है आपके कुलीग फैसल करीम कुंडी साहब ने कि जी 4 बजे है, फिर फैसल सब्जवारी साहब की भी रात को ट्वीट आई, बिलावल की भी ट्वीट आई, तो इसका मतलब है कि दे आर प्रीटी श्योर, दे हैव अ रिटन एग्रीमेंट। अगर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो फिर आपके पास मजीद क्या हथियार, क्या टूल है इस सिचुएशन को लड़ने का? आप तो फिर टेक्निकली तो आपकी जो नंबर गेम है दैट इज ओवर। Game is not over till the final ball is played. Game is on, and the man of the game, the captain of the game, and who is going to play that final game. ball, Ali bhai? Who would be the batsman? Who would face that ball? 25 मार्च 1992 को याद कर लें, आखिरी विनिंग शॉट कप्तान ही खेलता है। चलें, वो तो कप्तान ने कॉन्फिडेंट एंड वेरी श्योर अबाउट इट। चले अली लेकिन उसमें कप्तान ने बॉल करवाया था। और चले अली मोहम्मद खान साहब, हम इंतजार करेंगे उस आखिरी भी, और उसको कौन खेलता है, किस तरह से खेलता है। आपको भी बेस्ट ऑफ लक। हम देखते हैं क्या 3 विकेटें होंगी, 3 विकेटें गिरेंगी और इमरान खान एक बार फिर वही इन डिपर फेंकेगा जो फेंका करते थे, और इन डिपर से इस बार 3 विकेटें गिरेंगी, और चौथी विकेट तो वैसे ही इजाफी मिल जाएगी। वो बिलावल साहब की, क्योंकि ना शुमार में ना कतार में, जरदारी साहब की, शहबाज साहब की और मौलाना साहब की मिडिल स्टंप की उड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन मजमूई तौर पे चाहिए आपको 8, अगर आपके पास 164 है, 3 नहीं चाहिए। बहुत चले, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हुकूमत जीते या हारे जी, कॉन्फिडेंस कमाल है, चाहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हो या उनके बुजुर्ग का हो। आप देख सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज अच्छी है। मां सिवाय कल फवाद चौधरी साहब हमें थोड़ा सा थके हुए नजर आए, ही माइट बी टायर्ड और समथिंग, लेकिन फवाद साहब जरा बड़ी एनर्जी से बैठते हैं। खैर, इस पे हम बात करते रहेंगे जी। हम ये चाहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, आपको आगाह करते रहेंगे। आप ब्रेक ले लीजिए, जरूरी है, आते हैं वापस। बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात हम एक छोटी सी बच्ची से, एक्सप्रेसो हीरो से करवाने वाले हैं। 7 साल की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये बच्ची हैं, जिन्होंने इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। कद और उम्र छोटी है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ अपने नाम किया। अबू धाबी में होने वाली इंटरनेशनल जुजिस्टो मुकाबलों में अंडर 28 वेट कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अनाया डार ने अपने पहले मुकाबले में रूस की प्लेयर लतीफ़ा को शिकस्त दी। दूसरे मुकाबले में इन्होंने यूएई की शम्सा को हराया। और अनाया के हवाले से आपको बताएं कि ये पाकिस्तान की कम उम्र एमएम फाइटर हैं और हॉर्स राइडिंग भी करती हैं। और हमारी मेहमान पहले बन चुकी है हॉर्स राइडर। आज हमारे पास ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को अपने ये जबरदस्त टाइटल के बाद आई हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। ओनली अनाया डार इज विद अस। वेलकम। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। तो गोल्ड मेडल ही जीत लेते हैं फिर जाके, हैं? मतलब जीत ही लेते हैं। कैसा रहा, कैसा था कंपटीशन? बहुत अच्छा, मैंने बहुत एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम जब लतीफ़ा को हराया, मैं इतनी डरी हुई नहीं थी। अच्छा, पहले डरी भी थी लतीफ़ा से? नहीं, वो ज्यादा अच्छा पहले भी नहीं थी। पहले भी नहीं। लतीफ़ा आपसे हाइट में बड़ी थी? हाइट पे बड़ी तो नहीं थी। नहीं थी। अच्छा। आपकी जितनी थी? मेरे जितनी। अच्छा, वो स्टोरी सुनाओ। जब पहली दफा हराया तो फिर क्या हुआ? जब मैं पहली दफा गई, मैंने लतीफ़ा को चौक पे हराया। गलत बात है। अच्छा, तो उस पे पॉइंट्स जाते नहीं है? फाउल नहीं होता गलत बातें तो? गेम में अलाउ होता है? अलाउ होता है। अच्छा, फिर मैंने दूसरे गेम पे शम्सा को हराया। अच्छा। वो आमबार पे। ओके। आमबार पे, ओके। आमबार पे बाजू तोड़ते हैं। अच्छा। ओके। तोड़ते हैं या जोर से पकड़ते हैं? ट्विस्ट करते हैं ना? ट्विस्ट करते हैं बाजू। अच्छा, ठीक है। तो ये जो ट्रिक्स लगा रही थी हराने के लिए,
ये कोच ने बताया था कि लतीफ़ा को ऐसे करना है और शम्सा को ऐसे, या खुद ही जहन में आ रहा था कि नहीं अब मैंने इसको ये वाला? जो कोच ने मुझे ट्रेन की हुई थी, क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की है, जो उन्होंने ट्रेनिंग दी हुई थी वो मेरे माइंड पे थी, तो मैंने ठीक हो गया। तो सबसे ज्यादा मुश्किल मुकाबला शम्सा से था कि लतीफ़ा से था? शम्सा से। क्यों? शम्सा की स्ट्रेंथ क्या थी जो आपको लग रहा था कि वो आपको टफ टाइम दे रही है? वो बहुत टफ टाइम दे रही थी, क्योंकि मैंने लतीफ़ा को हराया 15 मिनट्स पे। अच्छा। लेकिन उसने थोड़ा टाइम लिया था। अच्छा, और शम्सा को कितने मिनट में हराया? थोड़ा ज्यादा टाइम, आधा घंटा। अच्छा, तो क्या ये मुकाबले बैक टू बैक हुए थे या इसमें, क्योंकि एक फाइट जब होती है तो रिकवर करने में टाइम लगता है ना आपको, तो बैक टू बैक आपका फाइट हुआ था या गैप था इसमें, यानी कि मुसलसल हुआ था या बीच में गैप था और फिर अगली फाइट हुई थी? गैप फिर अगली फाइट। कितना गैप होता है इसमें? बस 2 मिनट्स। अच्छा, मतलब 2 मिनट्स में आप दूसरी फाइट के लिए रेडी थे कि मैं लड़ लूंगी? तो उतनी एनर्जी थी आप में? तो जब जा रहे थे तो क्या उम्मीद थी? हमें पता चला आपके कोचेस भी थे, आपकी मम्मा भी साथ थी, तो क्या कह रहे थे कोचेस, क्या समझा रहे थे आपको जब कंपटीशन में जा रहे थे? कैसे जा रही थी तो बेस्ट ऑफ लक और डरना नहीं है। सही है। अच्छा, तो ये बताओ ट्रेनिंग किस तरह की होती है, कितना टाइम ट्रेन करती हो? क्योंकि पहले आप हॉर्स राइडिंग भी करती थी, आप हमारे शो में आई थी तो शो जंपिंग भी करती हाँ, तो उस हवाले से बताओ अब ये जो मिक्स मार्शल आर्ट्स है इसके लिए किस तरह की ट्रेनिंग करती हो? मिक्स मार्शल आर्ट्स जो मैं अभी कर रही हूँ ना, बीजेजे मिक्स मार्शल आर्ट का ही हिस्सा है। हाँ, तो किस तरह की ट्रेनिंग होती है इसकी? इसकी होती है, इसमें वो नहीं होता, मुक्के ये नहीं होते, इस पे सारा कुछ तोड़ना होता है, इधर उधर करना होता है। तोड़ना एज इन बॉडी पार्ट्स? अच्छा, और फ्री फाइट होती है मतलब जो मर्जी? तो फाउल किस चीज पे होता है कि ये नहीं करना, इस पे फाउल हो जाएगा, पॉइंट नहीं होगा? जैसे आप वो नहीं लड़ते घर पे अपने बहन भाइयों के साथ, बाल खींचते नहीं, ये थप्पड़ भी नहीं मार सकते, बाल भी नहीं खींच सकते, टांग भी नहीं मार सकते, और वैसे बस आपने ट्विस्ट एंड टर्न्स करके उनको घुमाना होता है। ओके। और कितने पॉइंट से आप जीतते हैं? क्या अगला नॉकआउट होता है तब जीतते हैं या फिर सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, उतने मिल गए तो आप जीत गए? जैसे बॉक्सिंग में पॉइंट्स मिल रहे होते हैं नॉकआउट के अलावा, अगर उसके पॉइंट्स ज्यादा हो और आप जीत गए तो आप ही जीते। अच्छा, इसमें ये बताएं आप अनाया कि आपको पाकिस्तान से बाहर जाके खेलना कैसा लगा, एटमॉस्फेयर कैसा लगा? क्योंकि पाकिस्तान में तो आप करते हो लेकिन बाहर तो ज़्यादा लोग होते हैं, बड़ा वेन्यू होता है, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया मुझे। प्रेशर नहीं पड़ा? कितने लोग हैं मुझे देख रहे हैं, मैं हार ना जाऊं, हार गई तो क्या होगा? नहीं, मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं इससे पहले कभी बाहर ट्रैवल किया था? कहीं बाहर गई थी इस तरह से खेलने, या पहली दफा गई थी खेलने? पहली दफा गई थी। तो एक्साइटमेंट कितनी थी? घूमी फिरी? गेम के बाद जब जीती मामा ने कोई शॉपिंग कराई कि चलो भाई अब शम्सा जीती है तो अब इसको शॉपिंग भी कराते हैं, कोई टॉयज लेकर देते हैं? ये शॉपिंग ऐसे बच्चों को हुकूमत पाकिस्तान को करानी चाहिए। अभी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी जी इनकी मदर से, उन्होंने बताया कि इनको किसी किस्म की कोई सरकारी सपोर्ट नहीं मिली है, ये अपने ओन पर गई हैं, अपने ओन पे गई हैं। इनके कोचेस का खर्चा, इनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इनका लिविंग एक्सपेंस, सब कुछ इन्होंने अपने ओन पे किया, एंड देन पाकिस्तान के लिए मेडल जीता है। शी इज जस्ट 7 years old, अंडर 28 कैटेगरी में इन्होंने जीता है। और इन्होंने ये भी, इनकी बात ये भी बता रही थी कि पाकिस्तान में सबसे कम उम्र यही प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, इसके अलावा कोई भी नहीं था। और वो विजुअल्स में नजर भी आ रहा है। और इटसेल्फ ये इतनी अचीवमेंट है बड़ी पाकिस्तान के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अपनी सियासत से फुर्सत मिलेगी तो मजे की बात है कि वजीर खेल पंजाब ने इनकी मदर के मुताबिक ट्वीट कर दिया जब ये जीत के आई, क्रेडिट ले लेते हैं फिर मदद नहीं करते। अगर कुछ थोड़ी बहुत ही इनकी फैमिली की मदद अब भी कर दी जाए, इनका जिम है, इनका खाना पीना है, इनकी एक रूटीन है, तो देखें पाकिस्तान का नाम कहाँ तक रोशन कर सकती हैं। अनाया, बहरहाल हम तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं बच्चे, आपको यहाँ पे बुला के बिठा के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारी चैंपियन है, आगे क्या इरादे हैं? अब आगे कौन सी फाइट है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? आगे एक बहुत बड़ी फाइट है, इससे भी बड़ी फाइट। अच्छा, किसके साथ? कौन सी? ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर है? पाकिस्तान से बाहर। और किस अबू धाबी पे? किस कंट्री की प्लेयर के साथ है, ये पता है? ये नहीं पता मुझे। अभी वो कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करना है। चले नाया, बेस्ट ऑफ लक,
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह से आपने बहुत सारे मेडल जीते हैं, जब आप जीतेंगे हम आपको यहाँ और जब चैंपियन बनते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। गोल्ड मेडल पहना इसने, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए। इनसे हमने आपकी मुलाकात कराई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। टू एक्सप्रेस। अब आपको खिलाएंगे सुबह सुबह हम चपली कबाब, वो भी इलामा इकबाल टाउन के। हम नहीं, फरियाल राना देसी फूड है। पेशावर की सौगातों में से एक सौगात चपली कबाब खिलाने आपको जा रही हूँ। इसीलिए आज मैं आई हूँ इलामा इकबाल टाउन मून मार्केट में, जहाँ पर है समी खान पेशावरी चपली कबाब वाले। आए चलकर देखते हैं ये चपली कबाब बनाते कैसे हैं और यहाँ का टेस्ट कैसा है। चपली कबाब खाए आपने, टेस्ट कैसा लगा? जी बहुत अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह। क्या खास बात लगी इनके चपली कबाब की? ख़ास बात तो ये है कि सबसे पहले ये तो फ्रेश है। दूसरी बात ये है कि हम रोज़ाना खाने आते हैं, इनका बहुत ही उम्दा टेस्ट है और जैसे पेशावर में मिलता है वही सेम टेस्ट यहाँ पे भी है। चपली कबाब पेशावर से भी खाए और यहाँ से भी खाए तो टेस्ट का क्या डिफरेंस लगा आपको? टेस्ट सेम है। वहाँ पे भी यही लोग पठान जो हमारे भाई हैं वही बनाते हैं, इधर भी वही पठान लोग हैं, तो सेम ही टेस्ट है माशाल्लाह। मैं इस टाइम चपली कबाब खा रहा हूँ। कितना अर्सा हो गया यहाँ से खाते हुए? यहाँ से खाते हुए मुझे मैक्सिमम कोई 2 ईयर्स हो गए हैं। बड़ा अच्छा टेस्ट है। पेशावर की जगह इधर मिलना शुरू हो गया। खास बात क्या लगती है? खास बात ये है कि ये पेशावरी चपल कबाब है, ये पेशावर का स्पेशल टेस्ट है, इसलिए हम इधर आते हैं खाना खाने के लिए। जब भी आते हैं चपल कबाब के लिए आते हैं। कहीं और से आपने खाए चपली कबाब और यहाँ से खाए, टेस्ट का क्या डिफरेंस लगा आपको? काफ़ी जगह पे खाते हैं लेकिन उनका अपना टेस्ट है, इनका अपना टेस्ट है। ये स्पेशली उसी तरीके से बनाते हैं जो जैसे काबुल वगैरह में बनाते हैं, ये पेशावर में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर हबीबुल्ला। आप मुझे बताएं आप कब से ये काम कर रहे हैं? हम तकरीबन ये कर रहे हैं 20-25 साल से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मून मार्केट में जो हमें तकरीबन 8 साल हो गए। आप यहाँ पर क्या क्या बनाते हैं? हम यहाँ पे चपली कबाब बनाते हैं, चरगा होता है और पीसेस वगैरह होते हैं। चपली कबाब बीफ में भी होती है, चिकन में भी होती है। अच्छा, तो डिमांड सबसे ज़्यादा किसकी है? वो बीफ कबाब की है। आपके कबाब की क्या खास बात है जो लोग आपके पास कबाब ज़रूर खाते हैं? वो हमारा ये ख़ास बात है इसमें कि हमारा जो है वो तल्लुक़ पेशावर से है, तो जैसे हम वहाँ पर कबाब बनाते थे वैसे ही जायका वैसे ही कबाब हम यहाँ पर बना रहे हैं। ये हमारा जो जायका है वो पेशावरी चपल कबाब का ही है। चिकन चपली कबाब और बीफ चपली कबाब, इन दोनों की रेसिपी सेम है या अलग अलग? नहीं, सेम रेसिपी से है, बस उसमें थोड़े से मिसालों की चेंजिंग थोड़ी सी है और बाकी सेम टू सेम है। पेशावर में जो चपली कबाब तैयार किए जाते हैं वो चर्बी के तेल और लकड़ियों की आग पे बनाए जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कढ़ाई में बना रहे हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क तो नहीं आता? नहीं जी, बस टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। मिसालें हम वही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बस सिर्फ ये कि वहाँ पठान जो है वो चर्बी जो है उसको पसंद करते हैं, चर्बी के तेल को, और पठान लोग जो है वो चर्बी के तेल में जो है कबाब पकाना और खाना जो है वो पसंद करते हैं। यहाँ पर जो है ये लाहौर शहर में है तो इसलिए यहाँ पर घी में अच्छा, बाकी मिसालें ज़्यादा सब कुछ वही होती हैं। मैंने देखा है बाहर जो भाई चपली कबाब तल रहे हैं वो हाथ से ही चपली कबाब ऑयल से निकाल रहे हैं, उसके अंदर ऑयल के अंदर डाल रहे हैं चपली कबाब, तो उनका हाथ नहीं चलता? जी, बात ये है कि उनको तकरीबन 10-15 साल हो गए चपली कबाब बनाते हुए। पहले इनके बड़े भाई भी होते थे, लेकिन कबाब निकालता घी से निकालना, घी में हाथ डालना उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो महसूस भी नहीं होता उनको, क्योंकि उनकी इतना तजुर्बा हो गया और उस काम में। फिर कबाब 10-15 साल में उनको कुछ महसूस नहीं होता है।
अच्छा, इतने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं, मशहूर शख्सियत आपके पास चपली कबाब खाने तो ज़रूर आती होंगी? जी आते हैं, हमारे पास काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर जो है सिंगर वगैरह भी आते हैं, स्टूडियो में, यहाँ पे मून मार्केट में है स्टूडियो, वहाँ पर जब आते हैं तो वहाँ पर भी खाना मंगवाते हैं, इधर भी आ जाते हैं, दुकान पे भी आके खा लेते हैं। टाइम क्या है आपकी दुकान का? हमारे दुकान का टाइम तकरीबन 12 बजे लगाते हैं, ये सुबह फिर 4 बजे तक होते हैं। मेरे लिए बीफ और चिकन के बने हुए पिशावरी चपली कबाब आ चुके हैं और इसके साथ आई है इमली की चटनी और दही का रायता। इसको खाते हैं। पिशावरी चपली कबाब इमली की चटनी के साथ बहुत एक्सप्रेसो बात करते हैं कुछ क्रिकेट की, कुछ नहीं थोड़ी ज्यादा क्रिकेट की, और क्रिकेट की हालात और बात कुछ अच्छी नहीं है वैसे। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कहानी बदल दी पूरी मतलब ना। ऑस्ट्रेलिया की फतुहात का सिलसिला जारी है, ऑस्ट्रेलिया रुक के नहीं दे रहे। हम मुझे लगता है अभी तक मेहमान नवाजी के जोन में चल रहे हैं और जोन में चल रहे हैं। मैं बताऊं, ये फेंटी पड़ी है, ये बाकायदा ऑफिशियल फेंटी है ये। खैर, ऑस्ट्रेलिया ने जी पहले वनडे में पाकिस्तान को 88 रन से हराया और 3 मैचेस की जो सीरीज है हमारी वनडे की, उसमें 1-0 की बढ़तरी भी हासिल कर ली। लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में, तारीखी कद्दाफी स्टेडियम में ये मैच खेला गया और पहले वनडे में कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दे दी। वो जिस चीज से डर रहे थे उससे डबल हो गया। खैर, शाहीनों के खिलाफ जो कैंगरूज बैटर्स थे जारहाना खेले। हम अगर ट्रेविस हेड की बात करें, उन्होंने शानदार 100 स्कोर किया। इसके अलावा जो डेरमोट थे उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में, जिसे कह सकते हैं कि रन्स का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। 7 विकेटों के नुकसान पर 313 रन बनाए, जाते जाते भी आखिरी बॉल पे चौका मार के चले गए। तो जवाब में 14 रन के ताकुब में पूरी कौमी टीम जो है जनाब, जो कहते हैं बहुत ही मुश्किल शिकार ही हो गई। ओपनर मामूला के 103 रन बना पाए, जबकि कप्तान बाबर आजम 57 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा कोई पाकिस्तानी बैटर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका। 46 ओवर में 225 रन बनाकर तमाम टीम आउट हो गई। इसी सारी सिचुएशन पर हम बात करते हैं। हमारे पास अब्दुल माजिद अवान मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप इट्स अ गुड मॉर्निंग फॉर यू। पर बहुत बहुत फेंटी पड़ी है हमें कल, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है उसको अब निकल आना पड़ेगा अपने हॉल से। ये हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि ओडीआई क्रिकेट में हमारी वैसे ही बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है। जैसे आप अभी बता रही थी कि सिर्फ 2 प्लेयर्स जो थे वो कामयाब हुए रन्स बनाने में। अल्लाह माफ करे, आप उनका स्ट्राइक रेट देखें तो आपको एहसास होगा कि कहीं से भी जो है वो अच्छे तरीके से अल्लाह माफ करे। मुझे मोइन अख्तर साहब का डायलॉग याद आ गया। अल्लाह माफ करे। लेवल होता है नाउमीदी का, फिर उसके नीचे एक लेवल होता है, वहां पे पाकिस्तानी टीम आजकल खेल रही है। टेस्ट मैचेस की जो हार है वो मैं उसको बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में हम सच में अल्लाह माफ करे बहुत बुरे तरीके से हम खेल रहे हैं और ओडीआई हमें बेहतर करने की जरूरत। वजह क्या है माजिद, वजह क्या है? हमारी टीम सिलेक्शन ठीक नहीं है? क्योंकि मैं बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर, हम तबसरे करते रहते हैं, तो मैंने तो ये तबसरा किया था कि 300 रन तो दरकिनार 50 ओवर्स भी खेल गए तो बड़ी बात है, और उस वक्त भी बैटिंग शुरू नहीं हुई थी और वही हुआ हमारे साथ, वही हम वैसे ही कोलैप्स किए। तो बेसिकली हमारी सिलेक्शन प्लेयर्स की ठीक नहीं है या फिर हमारे जो प्लेयर्स इटसेल्फ हैं वो बड़ा प्रेशर, जैसे साउथ शकील बहुत ज्यादा, साउथ शकील पे बहुत तनकीद हो रही है, वो प्रेशर नहीं ले पाते बड़े मैच का। हालांकि कल तो आधे से भी कम स्ट्रेंथ के साथ खेल रही थी ऑस्ट्रेलियन टीम, उनके तो अच्छे प्लेयर्स हैं ही नहीं उसमें। आप अंदाजा लगाएं, मैं आपको ये जो आप स्ट्रेंथ की बात करें, पहले तो ऑस्ट्रेलिया टीम जाहिर है सी टीम के साथ खेली थी, बी भी नहीं, जो उन्होंने सिलेक्ट किया था उसमें 2 लड़के कोविड का शिकार हो गए और एक लड़का जो है वो इंजरी का शिकार हो गया, तो ये तो सी टीम थी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो बहुत लोगों ने शायद नोटिस नहीं की, सिर्फ एक बॉलर नहीं खिलाया आपने शाहीन शाह अफरीदी। हारिस रऊफ खेल रहे थे, हसन अली खेल रहे थे, ये आपके रेगुलर बॉलर, सिर्फ एक बॉलर नहीं खिलाया। और आपका जो ओपनिंग स्पॉट था जहां पे आपको शाहीन हमेशा पहले दूसरे या तीसरे ओवर में विकेट्स निकाल के देते हैं, वहां पे आपकी विकेट नहीं ली गई और आपका जो पाकिस्तानी टीम का फिर हाल था, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने 313 रन। मैं तो ये सोचता हूँ कि वो आपको याद होगा एक डबल विकेट टूर्नामेंट होता था जिसमें पाकिस्तान के लिए शाहिद आफरीदी और वसीम भाई खेले थे। तो ऐसा होना चाहिए कि डबल विकेट टूर्नामेंट हो, एक शाहीन हो और उसमें एक बाबर आजम हो, क्योंकि बाकी तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। बैटिंग में बाबर परफॉर्म करे और बॉलिंग में शाहीन के बिना हम लुढ़क जाते हैं। व्हाट डू यू से?
बाबर भी, इवन मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाबर ओडीआई का बहुत अच्छा बैट्समैन है, T20 का भी, टेस्ट का भी। बाबर इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर। बाबर की फॉर्म नहीं चल रही। बाबर को ये समझना होगा कि रन्स वो बना रहा है, लेकिन जिस स्पीड से या जिस टाइम पे जितने रन्स चाहिए वो नहीं बना पा रहा। आपको फैक्ट बताऊं, कल बहुत मजे का, इमाम और बाबर ने आपस में तकरीबन कुछ 100 गेंदें खेली हैं, उसमें 50 तो डॉट बॉल्स थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 300 रन का हदफ आपके सामने, 313 रन का, और आप उसमें 50 डॉट बॉल्स एक पार्टनरशिप में खेल लेंगे, तो फिर पीछे आने वालों पे भी प्रेशर ही होता है ना। मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करेगा, इसीलिए करेगा कि वो बेचारे आते ही उनको पहली बॉल से मारने का हुक्म दिया हुआ होता है, क्योंकि इतना पहाड़ खड़ा हो गया होता है रन का। टीम सिलेक्शन भी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास फिर से वही हो गया है, टीम बहुत अच्छी है, फर्स्ट 11 बहुत अच्छी है, बैकअप नहीं। अब शाहीन शाह का बैकअप ही नहीं है आपके पास। आपको कोई भी पहले ओवर्स में विकेट ही नहीं निकाल के दे पाया, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्यार मोहब्बत से आपको हरा के चली गई। अच्छा अब्दुल मजीद, आपको लगता है कि ऑब्वियसली हम T20 फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, चाहे वो हमारा PSL हो, दीगर मामलात हो, उसकी वजह से भी हमें टेस्ट मैचेस में हो या वनडे ODI मैचेस में इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि फिर हमारे जो टीम उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाती है और हम उसी क्राइटेरिया पर टीम को T20 के लिए और ODI के लिए भी जज करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि स्टेमिना से लेकर टीम सिलेक्शन और उसके बाद हमें इस फॉर्मेट में अपने प्लेयर्स को ज़्यादा खिलाने की कितनी ज़रूरत है, ताकि उनकी जो मोमेंटम है वो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली भी बिल्ड हो? अच्छा, ये मैं थोड़ी सी PCB की नाकामी और ICC की थोड़ी सी नाअहली समझूंगा, क्योंकि हमारे पिछले इतने तकरीबन 2 साल में बहुत कम ODIs खेले हैं। बेशक बाबर आजम ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीते, लेकिन वो सिर्फ उस साल में कोई 7 या 8 ODIs खेल सके थे। आप अंदाजा लगाएं, एक इंटरनेशनल टीम पूरे साल में सिर्फ 7 ODIs खेले। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2 आ रहे थे, बिल्डअप के लिए आपको T20 ज्यादा जरूरी थे, ODIs कम थे, लेकिन ODI क्रिकेट तो खेलनी है ना। 2023 का वर्ल्ड कप भी तो खेलना ही है ना। उनको खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी तरह बायलैटरल सीरीज खेल ले जाके। ICC का जो एक फिक्स सेट होता है जिसमें आपको एक नंबर ऑफ मैचेस मिलते हैं, उसमें नहीं भी मिल रहा, आप बायलैटरली बात और 2023 का वर्ल्ड कप जहां खेलना है वहां के लिए तो हमें ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है। वही ना, हमें ये जरूरत है कि अगर ODI क्रिकेट को बेहतर करना तो ODIs खेलें। तो अच्छा, अब आप घर पे कैप्टेंसी पे जरा आइए। कैप्टेंसी को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे शुरू से ऐसा लगता है कि बाबर इज नेवर बीन ऑफेंसिव, नेवर बीन अटैकिंग। बाबर हमेशा डिफेंसिव हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, थोड़ा डर के फैसला करते हैं, ऐसा लगता है मुझे। उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस साइड उनकी फॉर्म कैसी चल रही है। कल उन्होंने वैसे एक और रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, एशिया में सबसे तेज 4000 रन बनाए और दुनिया में दूसरे नंबर पे। लेकिन उसके बावजूद एज अ कैप्टन मुझे लगता है कि वो हेजिटेट कर जाते हैं, चाहे वो कराची किंग्स की कैप्टनसी हो या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी हो या टेस्ट कैप्टनसी बिलखुसूस अगर मैं कहूँ। इस पर आपकी क्या राय है? मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। आप बताएं, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इंडिया के रिसेंटली विराट कोहली किसके अंडर ट्रेन हुए थे? ही वाज ट्रेन्ड अंडर वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स इन द वर्ल्ड, जो 3 हर ODI T20 टेस्ट का टाइटल जीत चुका है, धोनी के अंडर। बाबर आजम किसके अंदर ट्रेन हुए, किस कप्तान के अंडर ट्रेन हुए, आप मुझे बता दो। हमारे एक कप्तान को जो है धक्का मार के निकाल दिया गया चैंपियंस। इसीलिए स्लो है बाबर, आप ये कह रहे हैं। अल्लाह माफ करे, जो हाल था कप्तानों का और जिस हालात में उन्हें निकाला जाता है, तो नया आने वाला कप्तान कैसे ट्रेन होगा किसी के अंडर? तो जब वो ट्रेन नहीं होगा किसी अच्छे कप्तान के अंदर, तो वो फिर ऑन द जॉब जो है उसको 2-3 साल लग जाते हैं सीखने में, और उतने टाइम में हम उसको भी हटा देते हैं कि आपकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है। सही हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद, शुक्रिया कि आपने हम एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। क्रिकेट के हवाले से अपने तज्जिया दिया। पहला ODI मैच खेला गया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। पाकिस्तान बुरी तरह हार गए, फेर हार गए। होना कल फेर होना, फिर देखते हैं क्यों होना। ब्रेक, कल हारे तो सीरीज भी हार जाएंगे। ब्रेक लेते हैं। और अब वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स का, जिसमें वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं जमशेद इकबाल की किताब फिक्री रिवायात के बारे में। से दिखाते हैं आज का माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। एक किताब है जिसके बारे में उस्मान काजी साहब ने लिखा है कि इस किताब के पढ़ने का इरादा रखने वालों को खबरदार किया जाना चाहिए कि इसका मुताला तासुबात, खुदरास्ती और नज़रिया साजिश के अमराज को खातिर खा नुकसान पहुँचा सकता है। फ़िक्री रवायात किताब का नाम है, मुसन्निफ़ हैं जमशेद इकबाल, और ये बहुत बड़ी किताब मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे राइटर्स जो हैं जिन्होंने फ़लसफ़े को बहुत आसान बना के, आम फहम बना के पेश किया है,
उसमें आप प्लेजर्स ऑफ फिलासफी या विलियम ड्यूरेंट से लेके अली अब्बास जलालपुरी, बहुत बड़े बड़े नाम आप गिनवा सकते हैं। और इस वक्त जो फ़िक्री रवायात है ये पिछले 5-7 हज़ार का अहाता करती है कि फ़िक्र का जो एवोल्यूशन हुआ है, फ़िक्र का जो इर्तिका है, आप यूँ समझें कि 100 किताबों की एक किताब है फ़िक्री रवायात। और मेरे साथ मुसन्निफ जो है वो बैठे हुए। जमशेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया और वेरी मच नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। इस किताब में से कोई तकरीबन 300-400 सवाल निकलते हैं और हमारे पास 10 मिनट है, तो यकीनन इसका अहाता करना मुश्किल है। मैं बहुत इब्तिदा में से एक चीज़ जो है आपने लिखा है कि हमें गारों में बसने वाले इंसानों में भी फ़लसफियाना तर्ज़ फ़िक्र का सुराग मिलता है। रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी एस्ट्रो आर्कियोलॉजी की सब्जेक्ट पे, तो उन्होंने गारों की में जो एनिमल्स बने होते हैं तो उन्होंने कहा कि ये बेसिकली कॉन्स्टलेशंस थी। और इसी तरह से वो जो पुरानी चीज़ें मिलती हैं तो उनको पता चलता है कि वो तो बहुत बड़े मुहक्किक और बहुत बड़े मुफक्किर थे। यही निशानदेही आपने की है। जी थैंक यू वकार। और ये एक बुनियादी सवाल है इस किताब के हवाले से, और यहाँ इसी के इंट्रोडक्शन में भी कहीं मैंने लिखा है कि इसका कई मकासद में से एक मकसद फ़िक्री निजकारी है। आज तक हमें जो ताकतवर तहजीब हैं, मेनली जो इन्वेडर्स हैं, उन्होंने बताया है कि ये जो फ़लसफ़ियाना फ़िक्र है या हाई ऑर्डर थिंकिंग है, सिर्फ ये अय्याशी, इस अय्याशी की मुतहम्मिल बड़ी अक़वाम हो सकती हैं, तो इससे हमें थोड़ा सा वो होता है कि जब भी एक फ़लसफ़े का लफ्ज़ आता है हमारे जहन में, ये इस्तिलाह आती है, तो हम फ़ौरन एथेंस पहुँच जाते हैं और हमसे अलग लोग हमें नज़र आना शुरू होते हैं। फ़लसफ़ियाना फ़िक्र हो या हाई ऑर्डर थिंकिंग की कोई भी किस्म हो, वो किसी एक कौम या किसी एक तहजीब का किसी एक वक्त का उस पर इस्तेहकाक नहीं है, तो वो एक सलाहियत है, वो एक सोचने की सलाहियत है जो कुदरत ने सबको इक्वली उसका हिस्सा दिया है। अगर ये कहूँ जमशेद साहब कि आपने एक टाइम मशीन के साथ एक पूरा ट्रैवल किया है, मतलब, और आपने बड़ा, क्योंकि आपका कारी उसी तरह का हेज उठा रहा है जैसे वो वाकई 5000 साल या 7000 साल किसी टाइम मशीन पे गया हुआ है। इतनी खूबसूरत किताब है। इसमें जो आपको तजुर्बा हासिल हुआ वो मुझे ये बताइए कि वो कौमें जो तोहमात का शिकार हैं, वो कौमें जो बाइसेस का या तासुबात का शिकार हैं, तो उनका और जो फिक्री एक तरक्की है इसके दरमियान में क्या ताल्लुक है? सबसे पहले तो इसका खौफ भी ख़त्म करना था, इस हाई ऑर्डर थिंकिंग का। ठीक है। क्योंकि हमें ये फिक्री रिवायात के पीछे जो इसका नीचे आपको टाइटल नज़र आता है, तो ये मकामी फ़िक्र व शनाख्त का मुकदमा भी है। और कोशिश उसमें ये थी कि उस वक्त तक आप भी बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, सोचने समझने वाले हैं, आपको इस चीज़ का पूरी तरह इदराक होगा कि उस वक्त तक ना इजाद उलूम मुमकिन है, नए उलूम सामने आना मुमकिन है, और ना इजाज़ उलूम मुमकिन है, ना उलूम का इजाज़ मुमकिन है कि जब तक फ़लसफ़ियाना फ़िक्र को हम नहीं अपनाते। लेकिन मसला ये है कि हमने बहुत भारी भारी इस्तिलाहात में और बहुत खौफनाक उसे बना दिया, एक रिपल्सिव एक टाइप का नॉलेज बना दी है। इसीलिए आप यहाँ देखते हैं कि जो फ़िलासफ़ी के डिपार्टमेंट्स हैं, इवन आपकी साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसे अट्रैक्टिव बनाना यहाँ बहुत ज़रूरी था। इससे पहले वेस्ट में आपको पता है सोफीज़ वर्ल्ड भी लिखी गई, एक नावल की शक्ल में लिखी गई, लेकिन वो फिर वंस अगेन जो है वो वेस्ट सेंटर्ड है बहुत हद तक, और उसमें यही साबित करने की कोशिश की गई है कि वो जो हाई ऑर्डर थिंकिंग थी वो हमारी तरफ से आई है और हमने पूरी दुनिया को दी है। तो एक ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसे दिलचस्प बनाना है और उसकी सेंट्रलिटी को, उसकी जो मरकज़ियत है, और जो ये ख़ास तौर पे एक मिथ है कि ये इक्वली डिवाइडेड फैकल्टीज़ नहीं है हाई ऑर्डर थिंकिंग की, ये किसी ख़ास सिविलाइजेशन में होती हैं, तो इसको ब्रेकअप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज ऑफ कोर्स था। उसमें मैं किस हद तक सक्सेसफुल हुआ हूँ, उसमें आप जैसे रीडर्स या बाकी जो लोग देख रहे हैं वो कि जो आपने एक कोरिलेशनिंग देखी है तस्सुबात, खौफ और वहमों में और फिक्री तरक्की में, जब आपने मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस का मुताला किया। एग्जैक्टली वो यूँ होता है कि जो हाई ऑर्डर थिंकिंग को अपनाती हैं, फिलोसॉफिकल क्रिटिकल थिंकिंग को जिन तहजीब ने अपनाया है, तो कम से कम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सुपरनेचुरल ऐसा कुछ नहीं है। सुपरनेचुरल सिर्फ वही समझा जाता है, माफूकुल फितरत वही समझा जाता है कि जिस फिनोमेने की, जिस मजहर की, जिस वाक़े की अभी तक हमें कॉज का इल्म नहीं हुआ। कांट के नज़दीक आपने लिखा है कि हकीकी ज़ात का तजर्बा हमें कुव्वत इरादी के ज़रिए हासिल होता है। अच्छा, ये जो मामला है उस वक्त से ये जो बहस अभी तक चली रही है, मतलब जो विल पावर है या जो ह्यूमन विल है,
वो साइंस के दायरे कार से ज़रा बाहर का फिनोमेना उसको अभी भी आप इस तरह ही देखते हैं कि अभी भी वो बाहर है, क्योंकि जिस तरह जुडिशल सिस्टम है तो वो आपकी जिसको कहते हैं कि कुव्वत इरादी या उसको तस्लीम करके मुकदमे का फैसला करते हैं। अगर कॉजालिटी पे जाएगा तो वो तो फैसला नहीं कर सकता, वो तो फिर मुजरिम बाहर हो जाएगा। तो मेरा मतलब है कि इसकी अभी भी एक सिग्निफिकेंस तो है। फिलॉसफी इन इटसेल्फ किसी चीज़ का एक आंसर जब बन जाती है और वो एक जवाब जो जब बन जाती है तो वो फिलॉसफी नहीं रहती, वो साइंस हो जाती है। जब हम उसमें किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं, कोई एक एस्टेब्लिश फैक्ट हमारे सामने आ जाता है तो वो दैट इज नो मोर फिलॉसफी, इट बिकम्स साइंस। तो यहाँ तक इट्स ओपन टू डिस्कशन, व्हाटएवर इज फिलॉसफी इज ओपन टू डिस्कशन। और इवन कार्ल पोपर को भी आपने पढ़ रखा होगा, वो साइंसेस के बारे में भी यही कहता है कि साइंटिफिक थ्योरी वो है जो फॉल्सिफाइबल है। लाइकवाइज ये डीमिस्टिफाई कर रहे थे कांट, इन्होंने डीमिस्टिफाई किया था, तो इस वजह से यहाँ पे इसे कोट किया। एक जगह आपने उन्हीं को किया है कोट कि सा सफ़ेद ज़िदैन के दरमियान जदल के बजाय तावन का रिश्ता है, और इसके अलावा दीगर रवायात जिस्म रूह मादे शऊर के जदलियाती रिश्तों के बजाय इनके दरमियान बाहमी तावन की कायल। अच्छा, मगरिब में जब आप डिबेट देखते हैं या बहस देखते हैं और उसी से शायद हमने ये भी रवायत ली हुई है कि अब हर सूरत में किसी एक ने शिकस्त खानी है और किसी एक ने फातेह होना है। एग्जैक्टली। और ये जो एक और मॉडल हमें मिलता है कि इसमें ताउन भी, मतलब क्यों सब्जेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है तो इसमें कोई वाज़े शिकस्त या वाज़े जिसको कहते हैं कि फाते हो कोई नहीं सकता। व्हाई नॉट कि एक ताउन या कॉपरेशन से चला जाए। हमारी शायरी में भी बहुत हद तक, फॉर एग्जाम्पल अहमद नदीम कासमी का एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि ज़ुल्मत शब में किया दिन का तसव्वुर मुमकिन, ये अंधेरा तो उजाले का सहारा निकला। वाह वाह वाह। तो आप ये देखें कि अंधेरे के बगैर आप उजाले का तस्वर नहीं कर सकते, उजाले के बगैर अंधेरे का तस्वर नहीं कर सकते। एक चीज, जिस चीज का वजूद दूसरी चीज की वजह से कायम है, वो उसका मुखालिफ कैसे हो सकता है। इवन हमारे यहाँ जो हमने डायकोटमी एक किस्म की बहुत रेडिकल डायकोटमीज बनाई हुई है, जिद्दैन बनाई हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल औरत मर्द की हमने जिद बनाई हुई है, तो कोई ये दोनों के तावन से ही हम बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली। दोनों के मोहब्बत भरे तावन से ही हम सब मौजूद हैं। तो कहीं भी जो दो चीजें अपोजिट हैं वो एक दूसरे से जंग नहीं लड़ रही, बल्कि एक दूसरे से तावन कर रही। कह सकते हैं कि जो अंधेरा उजाला है उसका प्रोडक्ट है ये जितनी दुनिया में आपको सब्जे नजर आ रहे हैं, खूबसूरती नजर आ रही है, और ये जितनी भी खूबसूरती उसकी है वो आप मतलब ज़िदैन के हवाले से इस हद तक तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं तो नाज़रीन को ये कहूँगा कि जो फ़िक्री रवायात है, अगेन आपने बहुत सारी किताबों को अगर एक ही जगह पे पढ़ना है और उनका, और फिर सेकेंडली जो इस किताब की खुसूसियत है वो ये है कि आपको गूगल के लिए बहुत सारी टर्म्स, एक रहनुमाई मिल जाती है। एक यूँ समझिए कि आपके सामने एक समंदर खुल जाता है। इससे आपको सिर्फ 5000 साल तहजीब और उसकी फ़िक्री रवायात का ही नहीं पता चलेगा, बल्कि आपकी अपनी जो फ़िक्री तरक्की है उसके साथ भी इसका गहरा ताल्लुक है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। अब एक ऐसे शोबे की बात करते हैं जो कि एक्सप्रेसो का एक क्या कहना चाहिए, एक्सप्रेसो एक एम्बेसडर है इस चीज़ का, और वो टूरिज्म है। हमने, मुझे लगता है बीइंग अ मॉर्निंग शो, जितना काम टूरिज्म पे किया है, और खासतौर पे वकार मलिक साहब, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के ज़ेरे साया जितना काम हमने किया किसी ने नहीं किया। तो हम ऑफ एंड ऑन इसको टच करते रहते हैं, बिकॉज वी स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट कंट्रीज़, और इसी के ऊपर हमने आज बात भी करनी है। हमारे साथ इस वक्त आमिर खान साहब मौजूद हैं, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, एक्सपैट्रियट है, और इनसे हमने बात करनी है। इनकी जो इनकी खूबी है या इनका जो काम है वो भी टूरिज्म से रिलेटेड है। टूरिज्म प्रमोशन के लिए, बिलखुसूस जो रिलीजियस टूरिज्म है उसकी प्रमोशन के लिए बड़ी खिदमात है जी इनकी। वैसे ही इज़ अ बिजनेसमैन, कनाडा में अपना काम कारोबार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त कोऑर्डिनेटर हैं गवर्नर पंजाब के, और टूरिज्म के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सो आज ज़रा हमें मौका मिला कि हमारे साथ आए, तो हमने इनको इन्वाइट किया। आमिर खान साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। ऑब्वियसली टूरिज्म को लेके पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स इतने ज़्यादा हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पास से लेकर अब तक अगर हम देखें बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। लेकिन आप अपने तौर पे ऑब्वियसली इसमें कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म है या दीगर मामलात हैं, जगहों को दिखाना, थोड़ा सा अपने इस इनिशिएटिव के हवाले से जो आप काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कितने लोगों को अब तक आप इस तरह से इंगेज कर चुके हैं, मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी अगर हम देखें। जी, सबसे बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ का कि आज उन्होंने मौका दिया। थैंक यू जी। जैसे कि पहले भी आपसे शो से पहले बात हो रही थी कि बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो हमारी फीलिंग्स हैं और जो हमारा पाकिस्तान को देखने का स्टाइल है, थोड़ा सा वो डिफरेंट है। क्योंकि हम जब दूर रहते हैं तो पाकिस्तान को
और जिस नज़र से हम देखते हैं ऑलवेज ये हम सोचते रहते हैं कि इतनी दूर रह के भी अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, पाकिस्तान का अच्छा इमेज जाए पूरी दुनिया में, तो सॉफ्ट इमेज जाए। जैसे 30 साल हो गए हमें पाकिस्तान से निकले हुए, कनाडा में रह रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वी डूइंग गुड इन कनाडा, लेकिन हमेशा कोशिश होती थी कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें। तो जब ये पिछले 2019 में बहुत ज़्यादा, क्योंकि कनाडा में रहते हुए मेरा जो रिलेशन है वहाँ पे सारी एवरीबॉडी सेम, यानी कि हम रह तो रहे हैं कनाडा में और कहने को वो है गोरों का मुल्क है, क्रिश्चियनों का मुल्क है, लेकिन जो उन्होंने चीज़ें जो अडॉप्ट की हैं वो चीज़ें हैं कि जो रियासत मदीना का यहाँ पे आजकल, हाँ, कि एवरीबॉडी इज़ इक्वल, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। और ऑनेस्टली मैं खुद वहाँ पे कभी फील नहीं किया कि मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी ने मेरे साथ किया हो, कि 30 साल अगर मैं रह रहा हूँ और मैं खुश हूँ वहाँ पे, तो उसका ये एक मैसेज है कि कनाडा दे ट्रीट एवरीबॉडी इक्वल। अभी तक जब हम टूरिज्म की आमिर भाई बात करते हैं, वेयर डू वी स्टैंड पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी कैनेडियंस हैं, कैनेडियन पाकिस्तानी जो भी हम उन्हें कहें, फिर इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कनाडा में बहुत बड़ी तादाद में सिख कम्युनिटी मौजूद है, आपके ताल्लुकात भी, बिजनेस रिलेशन भी होंगे उनसे, और पाकिस्तान एक हब है व्हेन वी टॉक अबाउट सिख रिलीजन, उनकी बेहतरीन जो इबादत गाहें हैं या उनके मुकद्दस मकामात हैं वो यहाँ पे हैं, तो इसमें क्या कोऑर्डिनेशन है, वेयर डू वी स्टैंड? हाँ, मैं एक क्विकली मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि काफ़ी पिछले 6-7 साल से मैं हमारे गुरचरण सिंह बनवैत हैं, वो सिख धर्म से उनका ताल्लुक है, वो और मैं हम मिल के ना पाकिस्तान में काफ़ी सालों से आई कैंप लगवाते हैं। अच्छा। रिलीजियस यानी कि ननकाना, करतारपुर साहब, डिफरेंट शहरों में पाकिस्तान में। तो वो 74 ईयर्स उनकी एज है, तो वो मुझे कहने लगे आमिर खान यार मैं कुछ करना चाहता हूँ कि हम आप और मैं मिल के ना पाकिस्तान को प्रमोट करें, पाकिस्तान का एक इमेज पूरी दुनिया में दें। तो कॉरिडोर के गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्मदिन था, तो हमने प्लान किया कि कनाडा से बाई रोड 10 अपने सिख मेंबर्स जो हैं उनको पाकिस्तान में भेजें। अच्छा। वो पूरे कनाडा से स्टार्ट हुए, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, दिखा भी रहे अपनी स्क्रीन, हाँ, यूरोप से भी वो होते हुए आए और उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक इमेज दिया कि पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल कंट्री, पाकिस्तान इज़ पीसफुल कंट्री, गवर्नमेंट, लोग प्यार करने वाले हैं। और उन्होंने 2019 को जब कॉरिडोर खुला करतारपुर का, तो हमने वहाँ पे एंट्री की, उसको सारा ऑर्गेनाइज मैंने किया। अच्छा, और उसको फाइनेंस किया, और उसमें गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, उनका बहुत बड़ी सपोर्ट है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और उनकी टीम के मेंबर हैं फारूक अरशद साहब, जो नॉर्थ अमेरिका को, पूरे वर्ल्ड को, टूरिज्म को हैंडल करते हैं। तो हमने ये किया मिशन कि पाकिस्तान में टूरिज्म आए, रेवेन्यू आए, लोग आए, देखें। आप बिलीव करें कि जब वो सरदार लोग आए थे हमारे साथ, वो जाते हुए वाघा बॉर्डर पे इंडिया भी गए थे, फिर वो यहाँ से उनका लास्ट स्टॉप इंडिया था, तो उन्होंने पाकिस्तान को इतनी यानी कि इमोशनल हुए थे जाते हुए, इतने खुश किए, एक बड़ा सॉफ्टर इमेज किया पाकिस्तान का, नो डाउट। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान को लेकर हमें, आप जिस तरह से कनाडा के ओवर आप वहाँ पे रहते हैं और वहाँ के लोगों को आप एंगेज करें, लेकिन ऑब्वियसली हमें दीगर ममालिक के ओवरऑल दुनिया के अंदर भी पाकिस्तान का टूरिज्म को लेकर दो के एक सॉफ्टवेयर इमेज है, बट स्टिल वी नीड टू वर्क अ लॉट ऑन दैट। सो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऑब्वियसली स्टेट लेवल पर कुछ रिफॉर्म्स होनी चाहिए टूरिज्म को लेके, एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे इंतजामात हो, तो किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कुछ सजेस्ट अगर आप करना। मैं जो पिछले प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी, सेमिनार्स में भी मैंने जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स को आइडियाज़ दिए हैं, हमारे जो कनाडा में काउंसिल जनरल उनके साथ भी हमने टेलीनॉर्स किए हैं, तो उसमें मैंने 3-4 आइडियाज़ दिए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को। एक मैंने दिया है कि जी आप यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग करें, कि जो सिख धर्म के जो फैमिलीज़ हैं, जो जिनके बच्चे बच्चियाँ डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहती हैं, कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे किसी मुसलमान फैमिली बच्चे की कोई सऊदी अरेबिया से मस्जिद नबवी का, खाना काबा का कोई भी
इमाम मस्जिद हों, वो कहें जी मैं आपके बच्चे का निकाह पढ़ाता हूँ, तो हमारे लिए वो कितनी बड़ी एजाज़ की बात है। तो इसी तरह सिख फैमिलीज ऐसी हैं जो चाहती हैं कि उनके बच्चों के जो फेरे हैं वो ननकाना साहब या करतारपुर साहब लगे। आप बिलीव करें कि मैंने इनकी सारी कैलकुलेशन करके पाकिस्तान गवर्नमेंट को बताई हैं कि भाई अगर एक फैमिली आएगी ना पाकिस्तान, एटलीस्ट वो 10 लोग तो आएंगे, मिनिमम 10 लोग, और एटलीस्ट वो $100,000 स्पेंड करेंगे पाकिस्तान में। पंजाबी तो दे हाँ। और अगर आपकी कंट्री में रेवेन्यू आ रहा है $100,000 जस्ट फॉर गेटिंग वन फैमिली, बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, अभी बातें तो बहुत सारी है पूछने के लिए, लेकिन वक्त की हमारे पास कमी है। इन दी एंड वी हैव जस्ट 1 मिनट, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन दी एंड अपने काम को लेकर या टुवर्ड्स टूरिज्म, पाकिस्तान कनाडा रिलेशन, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड जो कि हेल्प कर सके पाकिस्तान के टूरिज्म सेक्टर। जी, एक तो मैं जी पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर रहा हूँ कनाडा में रह के, और मैं इसके साथ साथ जो मैं चाह रहा हूँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिज जो बिल्ड करना चाह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में मैं एक बहुत बड़ा डेलीगेट कैनेडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को पाकिस्तान में लेके आ रहा हूँ, जिससे मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज जो बिल्ड किया जाए, बिजनेस रिलेशन शुरू हों, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट जो पीपल कांटेक्ट बेहतर हो, पाकिस्तान से कनाडा जाना चाहते हैं, उनके एडमिशन्स के इशू हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। और सबसे बड़ा जो मैं काम कर रहा हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कि जो एडवाइजरी टूरिज्म एडवाइजरी कमेटी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई पाकिस्तान के ऊपर, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल के कैनेडियन से हम ये चाहते हैं कि वो लिफ्ट करवाई जाए, और ताकि पाकिस्तान का एक मैसेज पूरी दुनिया में जाए, टूरिज्म आए, यहाँ पे लोग ट्रैवल करें। और इसके साथ साथ जो हमारे जो स्टूडेंट्स के वीज़ा इश्यूज हैं उनको सॉर्ट किया जाए। बहुत अच्छे आपके प्लान्स भी हैं एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे आप ये सब कुछ कर पाएँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी और जानते रहेंगे, और जो भी आपके आइडियाज़ हैं जो अब तक आमिर साहब ने किया बड़ा इनक्रेडिबल है, मजीद होना चाहिए। अगर इसमें हुकूमती सरबराही भी हो, एक प्रॉपर प्लानिंग हो, एक पॉलिसी हो, तो आई थिंक रिजल्ट्स कैन कम और अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। खैर, हमने पाकिस्तान के टूरिज्म पर बात की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। और मेरे बिस्किट खाने का सिलसिला जारी है। वो भी अब मैंने कहा क्या छुपाएं, लाइव जो है मॉर्निंग है, रोजाना आते हैं, वी आर जस्ट लाइक फैमिली, से चलता है। खैर, इस वक्त एक म्यूजिक सेशन आपके साथ करने की सोच रही हैं आप, म्यूजिक सेशन आपके साथ करते हैं, और हमारे साथ एक बहुत ही सुरीली फनकारा मौजूद है। अभी इन्होंने ये बताया कि इनको लिटिल जायदा परवीन का खिताब मिला है, क्योंकि मेरे लिए मैडम नूरजहां का भी। जायदा परवीन साहिबा का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत कम लोग उनको जानते हैं, और जो जानते हैं उनको पता है कि वो कितनी बड़ी गायिका हैं। इसके साथ साथ जी अलहमरा में वॉइस ऑफ अलहमरा का टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं, गायकी के मैदान में ज़बरदस्त मकाम बना रही हैं। इससे पहले भी कई गोल्ड मेडल्स जीत चुकी हैं और अलहमरा में बड़ी मकबूल हैं। हम आज इनका इंट्रोडक्शन आपसे और खुद से भी पहली बार करवा रहे हैं। सो हमारे साथ इस वक्त मैमूना साजिद मौजूद है। हमसे मैमूना, खुश आमदीद। एंड सबसे पहले तो मुबारकबाद ये टाइटल जीतने पर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैमूना, सबसे पहले तो अपनी इस जर्नी के हवाले से बताएं, म्यूजिक, नात ख़्वानी, सूफियाना म्यूजिक, कहाँ से आपका ये सफ़र शुरू हुआ और अब आप जहाँ पे हैं? यू आर जस्ट 16 राइट? 16। मैं 6 साल की थी जब मैंने नात में डिफरेंट कंपटीशंस स्कूल की तरफ से होते थे, एलाइट स्कूल की तरफ से, उसमें मैंने विन किए। उसके बाद मैं बैन हो चुकी थी 7th क्लास में, क्योंकि जब भी जाती थी फर्स्ट प्राइज़ गोल्ड मेडल मिलता था मुझे। तो फिर जो हेड ऑफिस वाले थे उन्होंने कहा भाई दूसरे बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, और मुझे बैन कर दिया। आप एजाजी गुलकार बन जाती हैं। तो मैं सिर्फ गेस्ट परफॉर्मेंस से। अच्छा, फिर आगे बताइए। उसके बाद 10th में, और अब मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, और अब मेरे बैन जो है वो ख़त्म हो चुका है कॉलेज की तरफ से, पंजाब कॉलेज की तरफ से। अच्छा। अब मैंने विद इन 1 मंथ 3 कंपटीशंस विन किए हैं। वॉइस ऑफ अलहमरा, पंजाब आर्ट काउंसिल और नेशनल सॉन्ग्स का अलहमरा में ही कंपटीशन था। पंजाब आर्ट काउंसिल से भी आप जीती हैं? फर्स्ट पोजीशन ली है। कुछ सुनाइए ज़रा, थोड़ा पता चले। चूँकि मेरी बेस है, मेरा नाम है वो सूफियाना की वजह से है, तो सबसे पहले सूफियाना कलाम पेश करूँ। ज़रूर। दिलड़ी लुटी ते यार सजन, दिलड़ी लुटी ते यार सजन, कदे मोड़ मुहारत
कदे सावले माही आवे हा। वाह वाह, बहुत अच्छा। कदे सावल माही आवे हा। नडी उजेड़ झोंक वसावे हा। हो मैनू रोंदी नू गल नाल लावे हा। पिंड रो हिदा डाडा कठे हो दिलड़ी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। दिलड़ी लुटी ते जबरदस्त खतरनाक। जबरदस्त, वेरी इम्प्रेसिव मैमूना। ऑब्वियसली सीख किससे रही हैं आप म्यूजिक? सीख मेरे उस्ताद जी थे जो क्लासिकल मुझे सिखाते थे, उस्ताद मुबारिक अली। उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। और सूफियाना जो है वो मैं उस्ताद वहादत रमीज से सीख रही हूँ। जबरदस्त। तो आपने आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे कि आपने बताया भी, आपकी प्रोफाइल भी हमने देखी, नात भी पढ़ती हैं आप। नात भी पढ़ती तो ये दो चीज़ें पैरेलल एक सिंगर के लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा, पर्टिकुलर टू बी अ परफॉर्मर। यानी कि आप जिस अवतार में बैठे हो, इसमें आप स्टेज पे एज सिंगर परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ठीक है, आप इजीली कैरी कर रही हैं मेरा ये कहना है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो या आपको जिस चीज़ से लगन हो, इश्क हो, वो आपके लिए मुश्किल नहीं होती। और म्यूजिक मेरा इश्क है अभी तक। ठीक है। और किसको आइडियलाइज करती हैं आप? आइडियलाइज मेरी रूहानी उस्ताद मैडम जाहिदा जी हैं। और शुरू से ही मैं उन्हें सुनती आ रही हूँ। मैडम नूर जहाँ। और शुरू से कितना शुरू से? हमें तो अभी भी आपका शुरू ही लग रहा है, आप छोटी हैं। मैं 6 साल की थी तब से मेरे कानों में है। और तब से गाती हैं? तब से ही गाती हूँ। नात खानी बता रही थी कि शुरू की थी 6 साल की उम्र में। 6 साल की उम्र में। और उसके बाद सूफियाना की तरफ फिर आहिस्ता आहिस्ता मैडम नूर जहाँ और सलामत अली खान साहब। अच्छा, आपका जो टोन है वो भी जायदा जी जैसा है वो सारा, लेकिन आप मैडम नूर जहाँ को भी गाती हैं। लेकिन गजल में भी मेरा टोन चलता है। कुछ सुनाए ना? कुछ सुनाए, मैडम का ही सुना दे। मैडम का ही सुना दे। लुत्फ वो वाह वाह, इश्क में पाए हैं के जी जाता है। रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है, कि जी जानता है। लुत्फ वो इश्क में पाए हैं, इन्हीं कदमों में तुम्हारे, इन्हीं कदमों की कसम, इन्हीं कदमों में तुम्हारे, इन्हीं कदमों की कसम। खाक में इतने मिलाए हैं कि जी जानता है, कि जी जानता है। लुत्फ वो इश्क में पाए हैं। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त। मार्च तेरे कूचे से इस तरह खींच के लाए हैं कि जी जान। क्या बात है, आजकल के यंगस्टर्स तो सुनते भी नहीं है ऐसी। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही क्वेश्चन भी करने वाली थी मेमूना। इस तरह का म्यूजिक बहुत कम यंगस्टर्स हैं जो सुनते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ पॉप रॉक इस तरह का म्यूजिक पसंद किया जाता है। सो इस स्पेसिफिकली इस जॉनरा को सिलेक्ट करने का क्या पीछे था? क्योंकि जॉनरा मेरे मतलब हर तरफ मेरे बारे में ही मशहूर है कि ये 90s की रूह है। ओके, ये 90s की नहीं है, 70s की रूह है। जाहिदा परवीन साहब, लेकिन अगर आप कहें ना पॉप शॉप, तो ये भी मैं गाती हूँ। अच्छा, पसंद ये भी मैं गाती हूँ। नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा है, जो भी गा रही हैं बहुत अच्छा गा रही हैं। ये गाइए, ये ज्यादा बेहतर है। जो कम लोग कर सकते हैं वो करना ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। प्रोग्राम हमारा खत्म हो रहा है। नाज़रीन, आपसे हम इजाजत चाहते हैं, आप हमें इजाजत दीजिए, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी। लेकिन मैमूना से हम आखिर में कहेंगे कुछ भी आप शुरू कीजिए और इसी भी हम क्लोजिंग करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैमूना कुछ भी एक दो लाइन प्लीज।